नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल चौधरी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और बढ़िया सेशन आपके लिए रेडी है आज, जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निपेर अमेंडमेंट बिल 2021 क्या है, इस बिल में जानेंगे। सेकेंड, वी टॉक अबाउट एशियन पावर इंडेक्स 2021। बेसिकली एशिया पैसिफिक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, उसमें जानेंगे भारत की क्या रैंक है, क्या भारत गिर रहा है पॉइंट वाइज, स्कोर वाइज, उसको देखेंगे। थर्ड, रैट्स एससीओ, राइट, इसको समझेंगे। रैट्स एससीओ तो आप जानते ही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रैट्स के बारे में बताऊंगा, इसकी एक परमानेंट बॉडी है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। फोर्थ, थोड़ा टेक्निकल है ये, रिलॉस एग्रीमेंट, इसको भी हम जानेंगे। लॉजिस्टिक्स स्फीयर में बात करेंगे कि क्या, किस वजह से इसे दोबारा वापस लिया जा रहा है और किन दो देशों के बीच ये हो रहा था। फिफ्थ, हम बात करेंगे फिर रामानुजन प्राइज के ऊपर में। इस बार का जो रामानुजम यंग मैथमेटिक्स प्राइज है वो किसे दिया गया है। सिक्स्थ, संपन्न प्रोजेक्ट, एंड देन एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। चलिए, तो इस सेशन में आज आप मेरे साथ ये सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना निपेर अमेंडमेंट बिल। अब ये निपेर क्या है सर? निपेर का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो राज्यसभा ने ये बिल जो है वो पास कर दिया है। ये बिल लाया किस लिए गया था? तो एक निपेर एक्ट 1998 है, उसको अमेंड किया जाएगा और उसको अमेंड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली पंजाब में स्टैब्लिश किया जाएगा। और साथ ही साथ इसे नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया जाएगा। अब जब किसी भी संस्थान को इस तरीके का राष्ट्रीय दर्जा मिलता है तो उसके कुछ मायने होते हैं। क्या मायने होते हैं? कि सबसे पहले इसमें एक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो गठन की जाएगी। अब यही इस बिल का सबसे बड़ा मुद्दा है। कैसे है, थोड़ी देर में बताता हूँ। अब इसमें एडवाइजरी काउंसिल होगी। पहले एडवाइजरी काउंसिल का काम देख लेते हैं। ये सेंट्रल बॉडी के द्वारा की जाएगी। इनका काम होगा एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं संस्थान में उसको कोऑर्डिनेट करना, संस्थान के डेवलपमेंट को लेकर काम करना, जितना भी काम है, मतलब पॉलिसीज कैसे बनानी है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, एग्जामिनेशन, मतलब ऑटोनोमस। दैट्स व्हाई इट इज गिवन एज नेशनल इंपॉर्टेंस। नेशनल इंपॉर्टेंस बॉडीज जो होती हैं वो ऑटोनोमस हो जाती हैं, ये अपने आप से सारे डिसीजन लेती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी, राइट। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करती है, ऑटोनॉमस है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनको अगर कभी भी हायरिंग प्रोसेस अगर करनी पड़े या फायरिंग प्रोसेस अगर करनी पड़े तो ये अपने आप ही डिसीजन लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होता है, इनकी अपनी एक काउंसिल बनती है। तो इसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो बनेगा मोहाली पंजाब में, उसमें भी ये एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें जो ये सारे काम को देखेगी। अब इसमें की मुद्दा क्या है एडवाइजरी काउंसिल को लेके? देखिए, इसमें काउंसिल है तो इसमें मेंबर्स भी बनेंगे। अब जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स प्रपोज किए जा रहे हैं, उसमें ये बोला जा रहा है कि कोई वुमेन नहीं हो सकती, कोई ओबीसी नहीं हो सकते, कोई एससी एसटी नहीं हो सकते। तो ये एक मुद्दा इसमें बना हुआ है। दूसरा मुद्दा ये है कि पूरा का पूरा पावर इनको क्यों देना एडवाइजरी काउंसिल को? फिर ये अपनी मनमानी हरकतें करेंगे, फाइनेंशियल रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड सारी पावर आपने इसको दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर अपने हाथों में रखनी चाहिए। तो ये कुछ दो मुद्दे जो हैं इस बिल के साथ जुड़े हुए हैं, जो मैंने बता दिया। अब ये जो इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, ये काम क्या करेंगे? इनका काम होगा रिसर्च वर्क में सारा मेनली ध्यान लगाना, और इस तरीके से ध्यान लगाना कि ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स भारत में आ सकें, राइट। ज्यादा से ज्यादा पेटेंट्स कहाँ आ सके? भारत में आ सके, और भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे सके। निपर मोहाली ये मेंबर है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का, जो कि 1925 में जिसका गठन किया गया था, एंड एशियन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज का। ये दोनों ही की दोनों बॉडी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज, ये दोनों बॉडी हायर एजुकेशन को लेके काम करती रहती है। दे आर एक्टिवली एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट, और यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। निपर अमेंडमेंट बिल 2021 क्लियर है? सारी चीजें हमने देख ली। चलिए फटाफट आते हैं दूसरे पे, एशियन पावर इंडेक्स। तो एशियन पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी आई है? 26 आई है। मतलब रैंक्स, मतलब 26 नहीं आई है, माफ कीजिएगा, भारत की रैंक 4 है। टोटल इसमें 26 लोग हैं, राइट। कितने नेशंस हैं? 26 नेशंस हैं, ध्यान रखना है। इसको रिलीज कौन करता है? सिडनी बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट जो है इसको रिलीज करती है। भारत की कितनी रैंक आई है? भारत की रैंक आई है 4th। तो इंडिया इज द 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एशिया पैसिफिक रीजन अमंग आउट ऑफ 26 कंट्रीज, राइट। अब भारत का ओवरऑल स्कोर इसमें कितना रहा है? भारत का स्कोर रहा है 37.7 आउट ऑफ 100।
अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो भारत का जो स्कोर है वो 2 पॉइंट डिक्लाइन ही हुआ है। इसका मतलब हमारा स्कोर जो था पिछले साल 2 पॉइंट ऊपर था, इस बार 2 पॉइंट डिक्लाइन हो गया। ये आप देख रहे हैं, जापान का भी डिक्लाइन हो रहा है, रशिया स्टैग्नेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी डिक्लाइन हो रहा है, साउथ कोरिया भी डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी कोविड वुड बी द फैक्टर हेयर ऑल्सो, राइट। अब इसमें क्या है कि इंडिया इज वन ऑफ द 18 कंट्रीज इन एशियन टू ट्रेंड डाउनवर्ड्स इन इट्स ओवरऑल स्कोर इन 2021। तो ये आप देख ही रहे हैं कि ये इस तरीके से यहाँ से गिर रहा है। अब जो टॉप 10 कंट्रीज है फॉर ओवरऑल पावर इन द एशिया पैसिफिक रीजन आर कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। तो ये टॉप 10 के हैं। सबसे पहले पे कौन है? अमेरिका, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे है जापान, चौथे पे है इंडिया, पांचवे पे है रशिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एशियन पावर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो एक सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, लोई इंस्टीट्यूट, उन्होंने इसको रिलीज किया है। कितने कंट्रीज हैं? तो टोटल 26 नेशंस इसमें होते हैं। तीसरे पे आते हैं रेट्स एसईओ। रेट्स का यहाँ पे क्या मतलब है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी एक परमानेंट बॉडी है। तो इसमें अभी खबर ये आई है कि भारत ने इस काउंसिल की जो कमान है अपने हाथ में संभाल ली है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये न्यूज़, ध्यान रखना है। अगले 1 साल तक भारत जो है इसकी चेयरमैनशिप को कैरी करेगा, राइट। एससीओ रेट्स इज अ परमानेंट बॉडी ऑफ एससीओ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिनका पूरा काम क्या होता है? जो कि फाइट करते हैं टेररिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, सेपरेटिज्म के खिलाफ। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल बनता है आप लोगों के लिए, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। बहुत बढ़िया सवाल है ये। आप में से स्वागत है जो लोग इसमें डिफरेंस बता सके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, राइट। ऑल व्यूज आर वेलकम इन द कमेंट थ्रेड, पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए आप लोगों के क्या व्यूज हैं टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म को लेके। अब इस बॉडी का जो परमानेंट बॉडी है, इनका पूरा का पूरा फंक्शन होता है इन सब चीज़ों पे, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म को लेके कोऑर्डिनेट करना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना। और भारत चूंकि इसका मेंबर है, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड रहता है इस बॉडी के साथ खासकर, राइट। एससीओ की अगर थोड़ी सी हम बात करें, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में क्रिएट किया गया था, 2003 में फोर्स में आया था। इससे पहले प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001 5 लोग थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। नाम याद रखना है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। ये संघाई 5 थे, 1996 में अमर्ज होके ये बने। उसके बाद धीरे धीरे जब उज्बेकिस्तान इसमें आया 2001 में, तो इसको रिनेम किया गया, शंघाई 5 से बन गया शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इनका चार्टर आया 2002 में, और 2003 से ये फोर्स में आ गए। इसमें 2 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल इनकी, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो रशियन लैंग्वेज है, एक चाइनीज लैंग्वेज है। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं, एक सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग में है, हेडक्वार्टर भी इनका वहीं है, एंड एक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी चेयरमैनशिप भारत ने अज्यूम कर ली है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं। ये जो पिक है, इसमें से आपके लिए एक और सवाल, थोड़ा विजुअल क्वेश्चंस भी होने चाहिए ना, हालांकि यूपीएससी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी विजुअल्स भी तो बहुत अच्छी चीजें होती है ना। तो इसमें आप मुझे पॉइंट आउट कीजिए कि भारत की तरफ से यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे। मैं बस थोड़ी देर के लिए, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ अपने आप को। आप बताइए यहाँ पे भारत की तरफ से कौन है। चलिए, आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा कौन है। आगे बात करते हैं रिलॉज एग्रीमेंट, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो था भारत और रशिया के बीच में 2019 में होना था, लेकिन उस वक्त किसी टर्म्स के कारण इसको पुट ऑफ कर दिया गया, कुछ बातें नहीं बनी। इसे दोबारा लेके आया जा रहा है, किस सेक्टर के अंदर में, किस स्फीयर के अंदर में? इसे लेके आया जा रहा है मिलिट्री स्फीयर के अंदर में, जिसका काम होगा फॉस्टरिंग इंटर ऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरीके के एग्रीमेंट क्या काम कर सकते हैं? बेसिकली दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स। इनका काम होता है मिलिट्री फैसिलिटीज। अब जैसे ये मिलिट्री स्फीयर में लेके आ रहे हैं, तो मिलिट्री फैसिलिटीज में जो भी चीज़ें आ सकती हैं उनको मदद करना, चाहे एक्सचेंज ऑफ फ्यूल हो या फिर कोई भी प्रोविजंस हो। इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होंगे वो खासकर किसको मदद पहुंचाएंगे? तो जो नेवी है भारत की, उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स के कारण, क्योंकि फिर जो लॉजिस्टिक्स का सारा सामान वगैरह है हाई सीज के द्वारा इंटर ऑपरेबल हो पाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो नेवी को बहुत ज़्यादा इससे फायदा होता है। ये आप ध्यान रखना है कि ये जो एग्रीमेंट्स है भारत सिर्फ 6 देशों के साथ करता है। क्वाड के 3 देश हो गए, और फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया अलग से हो गया जिसपे करता है। एक और एग्रीमेंट है जो मैं आपको बता दूं, लीमोआ, यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट।
विद द यूएस, ये यूएस के साथ किया गया था। It is a tweaked India-specific version of logistics support agreement with the US, which has its several countries. It has close military-to-military operations. It is also one of the three foundational agreements, as referred to by the US. LEMOA gives access to both the countries to designated military facilities on either side for the purpose of refueling and रिप्लेनिशमेंट। तो कहीं ना कहीं नेवी को बहुत ज़्यादा इससे फायदा होता है। इंडिया रशिया के बीच में ये होना था 2019 में, उस वक्त पुट ऑफ किया गया। अभी बात चल रही है कि दोबारा से इसे मिलिट्री स्फीयर में, मिलिट्री डोमेन में लेकर आएंगे। क्लियर है दोस्तों? रिलॉज एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रामानुजन प्राइज पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोफेसर नीना गुप्ता जी, इनको मिला है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई। ये एक प्रोफेसर हैं, कहाँ पर हैं? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया है एल्जेब्रिक ज्योमेट्री की अगर हम बात करें और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा की अगर हम बात, ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी महिला है। इस तरीके के अवार्ड 2005 से दिए जा रहे हैं फॉर द यंग मैथमेटिशियंस फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ी टेक्निकलिटी में चलते हैं। तो एक जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड किया है बाय यूजिंग द फंडामेंटल वे ऑफ एल्जेब्रिक ज्योमेट्री। अब क्या ये कारनामा अभी हुआ है, यानी क्या ये पहले भी कुछ ऐसा कर चुकी हैं? बिल्कुल कर चुकी हैं। 2014 में भी इन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था ऑफ द इंडियन फ्रॉम द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। तो वहाँ से भी ये चलती आ रही हैं। तो बहुत बहुत बधाई है इनको। अब ये जो अवार्ड है रामानुजन प्राइज, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, यंग मैथमेटिशियंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिया जाता है। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, ये भी बहुत पॉइंट वाली बात है, तो नाम याद रखिएगा। अब्दुल सलम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ICTP with the Department of Science and Technology DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ये सब मिलकर इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। अब क्या कुछ एलिजिबिलिटी भी है? बिल्कुल है। इट इज अवॉर्डेड टू अ रिसर्चर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्रीज हु इज लेस देन 45 years of age ऑन द 31st December ऑफ द ईयर ऑफ द अवार्ड, जिस साल दिए जाने वाला है। तो 45 साल से कम होनी चाहिए। एंड हु हैज कंडक्टेड आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्रीज। रिसर्चर्स वर्किंग इन एनी ब्रांच ऑफ द मैथमेटिकल साइंसेज आर एलिजिबल। और जो ये अवार्ड जीतेगा उन्हें $15,000 का कैश अवार्ड दिया जाता है। भारत की तरफ से किसको मिला है, नाम याद रखना है, प्रोफेसर जी। बहुत 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 बधाई इनको। अगले इस पे आते हैं संपन्न प्रोजेक्ट पे। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, एग्जाम में आ सकता है। संपन्न का यहाँ पर मतलब है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो सरकार का ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख से ज़्यादा लोगों को उनकी पेंशन रिसीव हुई है इन देयर बैंक अकाउंट्स थ्रू दिस संपन्न प्रोजेक्ट। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। ये एक तरीके का ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस पेंशनर्स। It provides direct credit of pension into the bank account of the pensioners. It is an ambitious project being implemented by Ministry of Communications और उसके इस डिपार्टमेंट ने ये काम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। It has helped the department in faster settlement of pension cases, improved reconciliation, auditing and ease of accounting. बेसिकली सारी चीज़ें, सारी जो हिस्ट्री वगैरह है सब रख सकते हैं। SMS अलर्ट भी आते हैं कि आपके पास पेमेंट आई है कि नहीं आई है, इससे लोग संतुष्ट हो जाते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है। डिजिटल इंडिया के जो सही मायने हैं वो इसी तरीके के प्रोजेक्ट बताते हैं। क्लियर? तो संपन्न प्रोजेक्ट हमने आज कवर अप कर लिया। तो एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले निपर अमेंडमेंट बिल 2021, उसके बाद एशियन पावर इंडेक्स 2021, देन रेट्स SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट री-लॉस एग्रीमेंट, वी हैव सीन द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट्स, Ramanujan Prize, and the awardee is Professor Neena Gupta from ISI Calcutta. Then संपन्न प्रोजेक्ट। क्लियर? चलिए अब वीक 3 के जो MCQs हैं, हमने 20 MCQs पूरे कर लिए थे। आज मैं आपको आंसर बताऊंगा। आज कोई MCQ मैं करवा नहीं पाऊंगा आपको, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हम फिर से फ्रेश MCQs आपके लिए अगले सेशन से लेकर आएंगे। बहुत भर भर के MCQs लेके आऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल जो हमने पहले पूछे थे उसके आंसर हम दे देते हैं आज। ये सवाल हमने आपसे पूछा था, The Polvaram project is constructed on the river Krishna. This national project is constructed by the Andhra Pradesh state. अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, जो पोलवरम प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश से तो है, राइट, लेकिन ये रिवर कृष्णा पर नहीं है। दिस इज ऑन रिवर गोदावरी, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, दूसरा है सही, हमें बताना था सही।
So B option is the correct option here. Next, Narcotics Control Bureau was constituted under the NDPS Act 1985. This statement is completely or absolutely right. The national policy on narcotics, drugs, and psychotropic substances is based on Article 47 of the Indian Constitution. This is also correct. So both the statements are correct here, and the correct option is option C. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 रिलीज करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WHO। ये भी आपको ध्यान रखना है, हमने इसे कवर अप किया हुआ है। पानेक्स 2021 एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है फॉर द मेंबर नेशंस ऑफ बिम्स्टेक। ये आपको ध्यान रखना है, बिम्स्टेक द अल्टरनेटिव ऑफ द शार्क, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें कितने देश हैं बताइए आप मुझे फटाफट। नेक्स्ट, फाइनली हिस्ट्री से एक सवाल था कि 1857 के विद्रोह का क्या आउटकम नहीं था। तो देखिए, विद्रोह हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, क्राउन ने अपने हाथ में पूरी पावर ले ली, गवर्नर जनरल का ऑफिस वाइस रॉय से जो है वो रिप्लेस कर दिया गया, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसे अबॉलिश किया गया, राइट। तो ये दोनों तीनों ही आउटकम थे। और इंडियन सोल्जर्स के जो रेशियो थे वो डिक्रीज कर दिए गए थे, वो इंक्रीज नहीं किए गए थे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये आउटकम नहीं। क्लियर दोस्तों? पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, लेवल 1 लेवल 2 पावर बूस्टर पावर ऑफ 10, राइट। इसके बाद यूपीएससी के कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन सेल्फ प्रेप कोर्सेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक है, डू चेक आउट द लिंक्स। सिविल तपस्या का पोर्टल है, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं, टन्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस, यूपीएससी एग्जाम एनालिसिस भी है, एग्जाम देखते देखते आ जाएगा। तैयारी बढ़िया रखिएगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स हैं आप लोगों के लिए। एक्सप्लोर कीजिए जितना हो सके, मोटिवेटेड रहिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।